Good afternoon, class. I hope you all are doing well. So today we will be continuing the what we were discussing on the last lecture. So we were discussing the columns, right? The design of columns. So we have seen how to design a column using WSM method. Today's lecture will be on how to design a column using LSM method. Okay, limit state method. Now this one is going to be a very important topic because एग्जाम में भी काफी ज्यादा कवर होता है. ठीक है, तो आप लोग लिमिट स्टेट मेथड को ध्यान से आज हम लोग करेंगे, इसको इस यूनिट को कवर किया जाए. ठीक है, सो आई विल जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन टू यू ऑल एंड स्टार्ट द लेक्चर. Okay, so can anyone of you just tell me if this is visible to you? There's a screen on columns. Yes, sir, it's visible. Okay, thank you so much. Okay, right. So again, we were discussing the columns, the design of columns. Now we will be designing it by using the limit state method, LSM method, right? So there is no much difference. See, the criteria and the recommendations are same as we have discussed earlier. आप इसमें देखेंगे कि लास्ट में मैंने जब लास्ट क्लास ली थी आप लोगों की, तो उसमें मैंने एक क्राइटेरिया बताया था कि ऑल कॉलम शुड बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ L by 500 plus D by 30 और 20 mm विच एवर इज मोर. ठीक है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए हम लोगों को डिजाइन करना है कॉलम को, ये कोड बोलता है. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो जाता है. ठीक है, ये IS कोड ने जो बोला हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, आप जब मैंने आपको बताया था ये इसका CG है, मान लीजिए इसमें आपका जब लोड पड़ता है बिल्कुल CG पे, सेंटर पे पड़ता है. ठीक है, अगर इसका मैं प्लान बनाऊं, सो इसका प्लान है टॉप व्यू. सो दिस इज इट्स, लेट्स से दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस. ठीक है, जब ये लोड बिल्कुल बीच से पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते थे, एक्चुअली लोडेड कॉलम. ठीक है, ये बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है ना, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. जब आपका लोड किसी भी कॉलम में पड़ेगा, ठीक है, जब आपका लोड ट्रांसफर होगा कॉलम में, सो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस लोड डजंट एक्चुअली फॉल ऑन दिस सेंटर ओनली, है ना. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर पे पड़े, तो वो कहीं और पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है हल्का सा. ठीक है, तो इसी चीज को कंसीडर करते हुए IS कोड ने बोला कि आपको एसेंट्रिसिटी माननी पड़ेगी थोड़ी सी, मिनिमम एसेंट्रिसिटी आपको लेके डिजाइन करना ही पड़ेगा. आप ये नहीं मान सकते कि एग्जैक्टली बीच से ही पास कर रहा होगा लोग. ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकल है नहीं, कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है नहीं कि बिल्कुल सेंटर से ही वो पास हो जाए. एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा. तो कोड ने पहले ही इसका प्रोविजन दे दिया कि आप जब भी डिजाइन करोगे तो आप ये मान के चलोगे कि उसमें मिनिमम एसेंट्रिसिटी आ रही है. एसेंट्रिसिटी क्या होता था, मान लीजिए ये एक्सिस है, लोड यहाँ पर लग रहा है. ठीक है, यहाँ पर लग रहा है लोड, तो ये इसकी एसेंट्रिसिटी है यहाँ से. ठीक है, EX डायरेक्शन में. उसी तरीके से, ठीक है, मैंने आपको तीन टाइप के कॉलम्स बताए थे, तीन टाइप की लोडिंग बताई थी कॉलम्स में. एक तो एक्चुअली लोडेड कॉलम्स थे जो बीचों बीच लगते हैं, एक था यूनी एक्सियल बेंडिंग. ठीक है, यूनी एक्सियल बेंडिंग में क्या था, यूनी एक्सियली लोडेड में क्या था, उसमें क्या होता था, किसी एक यूनी मतलब वन, किसी एक एक्सिस में लोड पड़ रहा होता था. मान लीजिए इस पॉइंट पे पड़ रहा था P. ठीक है, तो इस एक्सिस पे तो है बट इससे इसेंट्रिक है, इस एक्सिस से इतनी दूरी पे है, इसेंट्रिक है. ठीक है, इस एक्सिस से, बट ये एक्स पे लाई कर रहा है, तो ये एक एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो यूनी सेंटर हो गया. और एक होता था आपका यूनी एक्सिल हो गया. ठीक है, और एक होता था आपका बाई एक्सिल. बाई एक्सिल में क्या होता था, ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है. इसमें आपका लोड मान लीजिए कहीं यहाँ पड़ रहा है. ठीक है, इस जगह पे लोड पड़ रहा है, तो ये वाई से भी इसेंट्रिक है और ये एक्स से भी इसेंट्रिक है. तो इसको हम बोल सकते हैं EX एंड EY. ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी है EX एंड EY. आप यहाँ पे EX एंड EY लिख सकते हैं. ठीक है, व्हाटएवर. तो ये इसेंट्रिक है, तो ये दोनों एक्सिस से क्या है, इसेंट्रिक है. तो इसको क्या बोलते हैं, बाई एक्सियल लोडिंग. तो ये दोनों है, बाई मतलब कि दोनों. ठीक है, तो दोनों साइड से ये बाई एक्सियल लोडिंग कहलाएगा.
ठीक है, तो कोड का क्राइटेरिया यही है कि भले ही वो आपका एक्सीली लोडेड क्यों ना हो, फिर भी आपको उसमें मिनिमम एसेंट्रिसिटी आपको लेके चलना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कि जरूरी नहीं है कि वो आपका एक्सेल से ही पास कर रहा हो, ठीक है, तो आपको एक प्रोविजन मानना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला, यू हैव टू टेक मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ आइदर एल बाई 500 प्लस डी। डी क्या है हमारा, लेटरल डायमेंशन है, ठीक है, जैसे दिस वन इज योर डी, सॉरी दिस, ये तो आपका ये दिस इज योर लेंथ ऑफ द कॉलम से एल, एंड दिस वन विल बी योर विड्थ बी जो प्लेन में है इसके, ठीक है, और ये इसका, और आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं, या फिर इसमें आप देख लीजिए, इसमें दिस विल बी योर डेप्थ डी, अगर इसको लेना चाहते हैं, विड्थ इसको लेना चाहते हैं, तो आप बी इसको ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर वन ऑफ द लेटरल डायमेंशन, फाइन। एंड एल इज योर अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। एक होता है अनसपोर्टेड लेंथ एल, और एक होता है एल इफेक्टिव, वो होता है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ कहाँ पर आती है, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, जैसे निकालते हैं आप लोग, मैंने आपको एक टेबल गिवन थी जिससे एल इफेक्टिव निकालते हैं यूजिंग दिस अनसपोर्टेड लेंथ, फाइन। सी नाउ, सी इफ दिस इज योर डेप्थ डी एंड दिस इज योर विड्थ, ठीक है। अभी मान लीजिए एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स एक्सिस, सो लेटरल डायमेंशन विल बी योर डी, ठीक है। लेटरल मतलब कि जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा हो, ठीक है, तो डी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो हम लिटरल डायमेंशन डी को मानेंगे। बट अगर हम वाई एक्सिस ले लें इस केस में, सो इसके परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, बी, लेटरल, तो इसका ये लेटरल डायमेंशन कहलाएगा बी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे तो आपको डी यूज करना है, जब आप वाई एक्सिस के अबाउट करोगे तो आपको बी यूज करना है, ठीक है। Now, moving on to the assumptions. अब क्या क्या कोड में हम लोगों के assumption है before designing the column using LSM method. So all assumptions for beam and slab are also valid for column. ठीक है, ये तो जितने भी हमारे पहले के assumptions थे वो सारे के सारे अभी भी valid होते हैं columns में भी. In addition, there are two more assumptions. ये दो important assumptions हैं, ये देखिए आप क्या क्या हैं. Okay. So maximum compressive strain in concrete in axial compression is 0.002. तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना है कंक्रीट में एक्सियल कंप्रेशन में, मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ, हियर इट इज गिवन, ठीक है। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन का डायग्राम कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये यहाँ से लेके ए से लेके बी पॉइंट तक का कितना है बोल रहा है, स्ट्रेन बोल रहा है, ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम है 0.002 है, और बेंडिंग कंप्रेशन जब आता है इसमें तो ये 0.0035 हो जाता है। तो ये देख लीजिए ए से लेके डी तक का जो है ये 0.0035 है बेंडिंग कंप्रेशन में, और एक्सियल कंप्रेशन में 0.002 आता है, किस साइड पे, कंप्रेशन वाली साइड, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेन है, ये assumption है। सेकेंड assumption क्या है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड कंप्रेशन एक्सट्रीम फाइबर इन कंक्रीट subjected to axial compression and bending and when there is no tension in the section। अब ये बोल रहा है कि subjected to axial compression भी आ रहा है और bending दोनों हो रहा है। पहला केस तो था सिर्फ axial compression का, ठीक है, और अगर axial compression और bending दोनों है तो compressive strain कितना है, ये हो जाता है ESCH, जो लिखा हुआ है यहां तक का हो जाता है, ठीक है, हायर वाला जो है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला गिवन है, दिस इज योर स्ट्रेन, दिस ई एस कंप्रेशन, ये जो स्ट्रेन है इन हायर, ये हायर वाला है, ठीक है, और दिस इज योर 0.0035 माइनस 0.75 और स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेशन एक्सट्रीम फाइबर। तो लीस्ट वाला कौन सा है, ये वाला है, नीचे वाला, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको ये कैसे आया ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को assumption। देखिए ESCH जो है ये आपका क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेन इन हायर वाले एंड पे, ठीक है, हायर कंप्रेशन पे, मतलब हायर कंप्रेशन जो हाई है ऊपर की तरफ, और ESCL जो है वो लोअर कंप्रेशन, मतलब इधर वाली साइड पे है, ठीक है, टेंशन वाली। तो अब आप देखिए इस डायग्राम से, देखिए assumption को एक्सप्लेन किया, दिस इज योर सेक्शन, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट कंप्रेशन में आया, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, तो इसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है 0.002, ठीक है, ए से लेके बी तक का और एफ से लेके जी तक का, ठीक है।
अगर बेंडिंग हो रहा हो, बेंडिंग कंप्रेशन भी हो रहा हो, तो ये हो जाता है 0.0035। यहाँ ये देखिए आप, यहाँ से ये जो हो रहा है ए से लेके डी तक का, सो दिस इज योर 0.0035। ठीक है, ये बन रहा है यहाँ से इस तरीके का। अब इसने बोला आपका जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाई कंप्रेशन फाइबर, तो ESCH आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा। जब एक्सेल और बेंडिंग दोनों आएगी तो ये थोड़ा सा ऐसा बनेगा, और ये वाला पोर्शन आपको आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल जो आ रहा है ये। ठीक है, तो ये आपका ESCL लोअर वाला आ गया, ये दिस वन, ये मैंने यहाँ पर अलग से डायग्राम में दिखाया। और ESCH आपका अपर वाला आ गया, मतलब ये हायर वाला है और ये लोअर वाला है। H मतलब हायर, L मतलब लोअर। ठीक है, स्ट्रेन में। अब देखिए इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ESCH और ESCL की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। Now what we are doing, we are taking the ratio, so we are taking the similar triangles BDE, ये ऊपर वाला, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे BDE एंड EFH, इन दोनों को आप सिमिलर ट्राइंगल्स को आप कंपेयर कर लो। तो मैं आप लिख रहा हूँ BE अपॉन EH, BE ये वाली लेंथ अपॉन EH इक्वल्स टू BD अपॉन FH। ठीक है, तो BD कितना होगा आप निकाल सकते हैं। BD कैसे कितना हो जाएगा आप बताइए, BD कैसे निकाल सकते हैं। AD यू नो, AD इज 0.0035 और AB आपका है 0.002। तो आप 0.0035 से 0.002 माइनस कर देंगे तो आपको BD आ जाएगा ये। सो दिस इज कमिंग 0.0015। ठीक है, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी तरीके से FH यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज योर 0.002, ये तो पहले से पता है। तो ये आ गया आपका 0.75, ये रेशियो हो गया आपका 0.75। तो इसी तरीके से सिमिलर ट्राइंगल से ही BE अपॉन EH इक्वल्स टू EC अपॉन EG, EC अपॉन EG इक्वल्स टू CD अपॉन ये होगा GH, ये नहीं जस्ट मिनट, EC ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, ओके दिस वन। हाँ, तो EC अपॉन EG ये वाला इसका लिया हमने, और CD अपॉन दिस वन FG ये वाला पोर्शन। तो FG अगर आपको निकालना, ये सब कुछ सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से 0.75 की इक्वल आएंगे। ठीक है, तो नाउ CD अपॉन FG इक्वल्स टू 0.075 FG। तो ये देखिए आ गया CD इक्वल्स टू 0.0075 टाइम्स ऑफ FG। तो FG आपका, FG इज नथिंग बट योर ESCL ही तो है, और CD आपका क्या देखिए, CD आपका ये टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आपको अगर ESH निकालना है तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस ESCH का ये CD डायमेंशन को माइनस कर दोगे तो आपको ESCH आ जाएगा। तो CD आपका 0.075 आ गया, तो सिंपल है, आपका निकाल लो। Now ESCH will be 0.00735 minus 0.75 ESCH। तो यहाँ से ये assumption आया था, ये वाला। ठीक है, strain at the least compressed fiber। तो ESCL is the least compressed और ESCH is the highest compressed। ठीक है, अब इसका आगे चल के यूज होगा, आप लोग देखेंगे। फिलहाल इस assumption को आप ध्यान रखिएगा कि strain हायर वाले पे होता है इतना। ठीक है, ये भी एक assumption है। So moving on, ठीक है, अब हम आते हैं डिजाइन पे। लेट्स सी हाउ टू डिजाइन अ शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम। अब देखिए शॉर्ट भी लिखा है और एक्सियली लोडेड लिखा है, मतलब इसमें बाइएक्सियल और यूनिएक्सियल नहीं है, ये एक्सियली लोडेड है, मतलब दोनों एक्सेस से पास कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन जो हम लोगों को कोड में गिवन है वो है ऑल कॉलम्स शुड बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी वैल्यू। ये तो हमने पहले देख लिया था, मिनिमम इसेंट्रिसिटी वैल्यू के लिए डिजाइन करना है हम लोगों को, एक्सेप्ट if E minimum is less than 0.005 D। तो आपको ये क्राइटेरिया भी चेक करना पड़ेगा। अगर E minimum इस वैल्यू से छोटा आ जाता है तो आप इसको मिनिमम सेंट्रिसिटी के लिए नहीं करेंगे, एल्स आप इसको मिनिमम सेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करेंगे। मिनिमम सेंट्रिसिटी क्या था, L/50 प्लस D/30 और 20 mm, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपका मिनिमम सेंट्रिसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्राइटेरिया भी चेक करना पड़ेगा कि E minimum जो आपने निकाला है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0.005 D। तो ये क्लॉज कहां पर गिवन है, 39.3 IS कोड के 456 में, आप चेक कर सकते हैं। सो D इज द लिटरल डायमेंशन। ठीक है, D इसका क्या है, लिटरल डायमेंशन है। द कॉलम शुड बी डिजाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखिए आपका जो WSM था उसमें था FCK AC और FY ASC। ठीक है, सिर्फ इतना था, मतलब उसमें सिग्मा ST था, FY नहीं था, सिग्मा SC था, सॉरी
इंटू ASC था। इसमें आपको फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, ये हो गया PU मतलब अल्टीमेट, क्योंकि LSM में तो हम लोग अल्टीमेट यूज करते हैं लोड के लिए, तो 0.4 टाइम्स FCK, ठीक है। तो सिग्मा CC जो था वो किससे रिप्लेस हो गया, 0.45 FCK पढ़ते थे ना, वही चीज है ये, 0.45 FCK प्लस 0.67 FY, और 0.87 FY हम लोगों ने वहां पढ़ा था, ये 0.67 है क्योंकि ये रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। तो कोड कहता है कि आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है व्हेन यू आर फाइंडिंग लोड, अल्टीमेट लोड यूजिंग LSM मेथड, ठीक है। तो जब आप डिजाइन करोगे LSM से, तो ये फॉर्मूला आपको कोड में गिवन है, और ये वैल्यूज कैसा है इसका भी एक्सप्लेनेशन पूरा गिवन है, ठीक है। नाउ द मिनिमम वैल्यू ऑफ E मिनिमम इज 20 mm, आपको पता है या तो 20 mm होनी चाहिए या फिर L/500 प्लस D/30 होनी चाहिए। हमने यहाँ ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ, दिस either it should be this or this whichever is more। तो 20 mm इसका मान लेते हैं लीस्ट है, ठीक है, 20 mm इसका सबसे कम, इसेंट्रिसिटी के लिए आपको डिजाइन करना ही पड़ेगा। तो E मिनिमम मैंने रख दिया 20। सो कंडीशन क्या है, E minimum should be less than or equals to 0.05 D. D is the lateral dimension। तो इससे हमें क्या पता चलता है, if 20 is equals to less than equals to 0.05 times of D, that means that D is greater than 20/005, that means D is should be greater than equals to 400 mm। इससे इस क्लॉज से यह इन्फ्रेंस निकला है कि जो हमारा डेप्थ है वो 400 mm से ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। तो ही आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाओगे, तो ही आप इससे डिजाइन कर पाओगे। अगर ये लेस देन 400 mm आता है तो आपका फिर मिनिमम एसेंट्रिसिटी वाला केस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि क्राइटेरिया आप चेक करेंगे। अभी मैं न्यूमेरिकल करते हुए आपको बताऊंगा कि इस क्राइटेरिया को भी आप चेक करेंगे। तो एक मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो भी कॉलम की डेप्थ 400 डेप्थ से आप मतलब समझ रहे होंगे। सो दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। So this is your D, this dimension is your D and this is your B, ठीक है। तो जो इसका D है, जो इसकी डेप्थ है बेसिकली, वो कितनी होनी चाहिए, 400 mm से ज्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 400 mm, ठीक है। किसी भी हालत में 400 mm से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रोविजन के हिसाब से आपको ये आता है कि D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 mm। तो ये आप ध्यान में रखेंगे ये चीज, ठीक है। और अगर आपको सर्कुलर कॉलम डिजाइन करना है, ये तो रेक्टेंगुलर कॉलम की बात हो गई, अगर सर्कुलर करना है तो वही चीज है जो मैंने बताया था, 1.05 के फैक्टर्स आपको सेम इस चीज को मल्टीप्लाई कर देना जो ऊपर वाला है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। और अगर आप हेलिकल रिइंफोर्समेंट लगा रहे हैं तो आपको ये वाला क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा जो हमने WSM में भी चेक किया था। ये सेम क्राइटेरिया है अगेन जो हमने WSM में चेक किया था। तो हेलिकल रिइंफोर्समेंट इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उसके अजम्पशंस थे और उसके डिजाइन का तरीका था। नाउ लेट अस सी वन डिजाइन, ठीक है। एक डिजाइन हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। सी दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन इन ES 2002 आल्सो, ठीक है। तो ये IES में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए सिंपल किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉलम का आता है। तो आप देखिए ये आपको बता रहा है कि डिजाइन अ रेनफोर्स्ड कॉलम ऑफ साइज 400 बाय 600 mm, ठीक है। इसमें आपको डायमेंशन गिवन है, मतलब B इंटू डी आपको ये चीज गिवन है, डायमेंशंस की गिवन है, हैविंग इफेक्टिव लेंथ। अब देखिए इफेक्टिव लेंथ लिखा है मतलब L इफेक्टिव दे रखा है, ठीक है। अगर वो ओवरऑल लेंथ या फिर इस तरीके से दिया सिंपल लेंथ लिखा होता तो आपकी ओवरऑल लेंथ होती, आपको फिर इफेक्टिव लेंथ निकालना पड़ता, बट इसमें इफेक्टिव लेंथ आपकी दे रखी है 3.6 मीटर्स, ठीक है। इज टू बी डिजाइंड यूजिंग LSM, बता रखा है कि LSM से डिजाइन करना है, टू सपोर्ट एन एक्सेल सर्विस लोड ऑफ 2500 किलोमीटर। तो आपको कितना लोड झेलना है उस कॉलम को, 2500 किलोमीटर, इट इज आल्सो गिवन टू यू। और आपको कंक्रीट यूज करना है M20 मिक्स का और स्टील यूज करना है आपको Fe415 प्लेट का, ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। नाउ फर्स्ट थिंग LSM है और ये सर्विस लोड दिया है, दिस इज P, लोड गिवन है कि 2500 किलोमीटर लोड झेलना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LSM मेथड में अल्टीमेट लोड निकालना पड़ेगा। अल्टीमेट लोड कैसे निकालते थे हम लोग, हमेशा 1.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये आपका PU मतलब P अल्टीमेट लोड आ गया। इफेक्टिव लेंथ आपको 3.6 मीटर्स गिवन है ऑलरेडी, दिस इज 3.6 मीटर्स, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है इफेक्टिव लेंथ। आप सबसे पहले निकालिए
कि ये लॉन्ग कॉलम है कि शॉर्ट कॉलम है, तभी आप इसको फर्दर डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो आपको पता है, इफेक्टिव अपॉन द लीस्ट लेटरल डायमेंशन विल बी बी। सो लीस्ट लेटरल डायमेंशन इसमें क्या है, देखिए दिस इज 400 बाई 600, तो लीस्ट क्या है 460, तो 460 आप रख लो। एल इफेक्टिव इज 3.6, दैट इज 3600 mm, तो ये आगे 7.8, तो रेशियो कितना आगे 7.8 विच इज लेस देन 12। अगर रेशियो स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 होता है तो इट इज अ शॉर्ट कॉलम। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट कॉलम की तरह डिजाइन करेंगे। नाउ जैसे मैंने बताया था आपको मिनिमम परसेंटेज, अब देखिए ये क्या लिखा है, एक्सेल सर्विस लोड लिखा है ना, मतलब एक्सेल ही लोडेड वाला केस है। ठीक है, अब ये यूनि एक्सेल या बाई एक्सेल अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ हम एक्सेल वाला केस देख रहे हैं जिसमें कि एक्स और वाई एक्सेस के बीचों बीच से ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से लोड पास हो रहा है आपका एक्सेल। ठीक है, ये मान के चलो। सो मिनिमम एसेंट्रिसिटी मैंने बताया था आपको पहले, आपको हमेशा चेक करना है कि मिनिमम एसेंट्रिसिटी ओके है कि नहीं है। कोड ने बोला है कि किसी भी कॉलम को डिजाइन करने से पहले आप इंश्योर करोगे कि मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो कि प्रोविजन में गिवन है उसको उसको कंप्लाई करता हो। ठीक है, उसके कंप्लायंस में हो। सो आपको पता है आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, अबाउट एक्स एक्सिस। सो दिस इज योर डी 600 एंड दिस इज योर विड्थ 460 mm। ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसका टॉप व्यू है, मतलब प्लान है इसका कॉलम का। सो लेटरल डायमेंशन इज 600 mm। लेटरल डायमेंशन मैंने क्या बताया था, जब आप अबाउट एक्स एक्सिस बताओगे, इसकी लेटरल मतलब इसके जो परपेंडिकुलर होगा, एक्स के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, डी है, डी इज 600। ठीक है, तो आप डी वाला यूज करोगे। तो ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता था, एल अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30। तो इसको चेक कर लो, एल इज 3600, 500 तो वैसे डी आपका 600 अपॉन 30, दिस इज कमिंग 27.2 mm विच इज ग्रेटर देन 20 mm। तो ये आपका ओके है। ओके कैसे है, क्योंकि मैंने बताया था जो भी ज्यादा होगा वो आप लोगे या तो 20 mm होना चाहिए, आइदर इट शुड बी 20 mm और दिस वन। ठीक है, तो ई मिनिमम इसके लिए हो जाएगा 27.2। तो ये ठीक है, मतलब 20 mm से ऊपर है, मतलब दैट इज इट्स ओके। दूसरा क्राइटेरिया आपका क्या था, आपको देखना था कि ई मिनिमम शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0.005 डी। तो ये क्राइटेरिया अभी चेक कर लो, तो 0.005 डी वाला हो गया आपका 0.005 इंटू 600, दैट इज 30 mm। और ई मिनिमम कितना था आपका, ई मिनिमम आपका आ गया था 27.2। तो 27.2 था और ये 30 आ रहा है, तो ये क्राइटेरिया भी पास हो गया, मतलब ई मिनिमम हमारा 30 से कम है, तो दिस इज ऑल्सो ओके। तो ये दोनों कंडीशन आपको चेक करनी है, मैंने जिससे बताया। ठीक है, उसी तरीके से वाई एक्सेस में भी देख लीजिए, अबाउट वाई वाई एक्सेस। ठीक है, अब ये वाई वाई एक्सेस है, तो इसके लेटरल कौन सा होगा, बी होगा 460, है ना, लेटरल मतलब इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो लेटरल डायमेंशन कौन सी हो जाएगी 460। सो अब ई मिनिमम का फॉर्मूला लिख लीजिए, ई अपॉन एल अपॉन 500 प्लस बी अपॉन 30, सेम इसको आप सॉल्व करेंगे। सो दिस इज गिवन 22.53, अगेन दिस इज मोर देन 20 mm, सो दिस इज ओके, मतलब मिनिमम 20 mm एसेंट्रिसिटी आपको रखनी है, कोड ने बताया। तो 22.53 इज ओके, इतनी एसेंट्रिसिटी हमारी ठीक आ रही। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, ई मिनिमम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.05 बी। तो 0.05 बी कितना आ गया, 0.05 into 460, सिंपल, दिस इज कमिंग 23। सो ई मिनिमम वाज 22.53, तो ये देखिए 22.53 था और ये 23 आया, सो दिस इज ऑल्सो ओके। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में हमारे जो कोड का प्रोविजन है, जो क्राइटेरिया है कि ई मिनिमम का जो क्राइटेरिया है मिनिमम एसेंट्रिसिटी, उसको ये पास कर रहा है, मतलब ये ठीक है, हमारा ये डायमेंशन ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला दिस वन, जो आपको शॉर्ट कॉलम का ऊपर फॉर्मूला दिया था, आप उस फॉर्मूले को आराम से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया आपके सेटिस्फाई हो गए, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, दोनों में मिनिमम एसेंट्रिसिटी के क्राइटेरिया हमारे पास हो गए। ठीक है, अगर पास हो गए तो नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला जो ऊपर दिया था, दिस इज योर 0.4 FCK into AC, ये हो गया फॉर द कंक्रीट वन कॉलम, एंड दिस इज 0.067 FY ASC, ये हो गया स्टील के लिए। FY मतलब FY इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दो, PU कितना हो जाएगा अल्टीमेट 1.5 into 2500, ऊपर देखा था into 10 to the power 3, क्योंकि किलोमीटर में मैंने इसको न्यूटन में चेंज कर दिया। 0.4 into FCK, M20 के लिए होता है 20। AC एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होता था, या आपने देखा था पहले भी, एरिया ऑफ कंक्रीट इज नथिंग बट द टोटल एरिया, क्योंकि
उसमें है क्या, सेक्शन में क्या, स्टील और कंक्रीट तो है, द टोटल एरिया माइनस द एरिया ऑफ स्टील, ASC। ठीक है, इससे आपको कंक्रीट का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर वही क्या, टोटल एरिया माइनस ASC। नाउ 0.067 यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Fe415 इज 415 और ASC आपको नहीं पता है, तो आपका एक ही अननोन है ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर है तो इसको ASC लिख रहे हैं हम। ठीक है, सो यू विल फर्दर सॉल्व दिस। तो आपका ASC आ गया 5710 mm², मतलब आपका जितना एरिया ऑफ स्टील लगना है कॉलम में या कंप्रेशन मेंबर में वो कितना है, 5710 mm²। तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ स्टील पता चल गया, ASC। ठीक है, नंबर ऑफ 25 mm डाया बार्स। अब देखिए हम 25 mm की डाया बार यूज कर रहे हैं, तो इतना एरिया है तो कितनी बार्स लगेंगी देख लेते हैं। 5710 mm² अपॉन π/4 इंटू d², d आई एम टेकिंग 25। आप इसमें 12 mm से ऊपर कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम डाया 12 mm का, उससे छोटा नहीं ले सकते आप। 16, 20, 18, 24, आप कितने भी डाया का इसमें आप यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या यूज करें, 25 mm की डाया की बार यूज करें। सो इससे आया हमारा 11.62, तो हम यूज करें 12 नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, तो हमारी मेन रेनफोर्समेंट कितनी होगी कॉलम में जो लगेंगी, वो होंगी 12 रेनफोर्समेंट। मतलब मान लीजिए ये लंबा से एक कॉलम है हमारा, इसमें आपको कैसे लगानी पड़ेंगी, 12 मेन रेनफोर्समेंट जो आएंगे आपके एरिया ऑफ स्टील 12 होंगे। 2, 3, 4, 4 उस तरफ से, 4 उस तरफ से। ठीक है, तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे ऊपर से तो आपको किस तरीके का दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेंगे। 1, 2, ठीक है, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से 5 यहाँ पे लगा सकते हैं आप, कहीं पे भी मतलब आप यूज कर लीजिएगा इसको। तो इस तरीके से 12 आपकी रेनफोर्समेंट लगेंगी, मेन रेनफोर्समेंट है 12 रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको टाई भी करना पड़ेगा, इससे वैसे तो हम छोड़ नहीं सकते, तो इनको टाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टीरअप्स। ऐसे स्टीरअप्स लगाते हैं। तो स्टीरअप्स की डिजाइन क्या थी, जो वो सेम क्राइटेरिया था, आइदर इट शुड बी मेन डायमीटर टाइम्स 4 और 6 mm। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करें 25 mm का मेन डायमीटर था, ये देखिए 25 mm की मेन डायमीटर अपॉन 4 इज 6.25 और 6 mm। सो वी विल बी यूजिंग दिस 6.25। 6 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 6.25 है, तो 6.25 की तो रेनफोर्समेंट आती नहीं है, 6 से बड़ी सरिया फिर 8 mm की आती है, इसलिए हम 8 mm की रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं स्टीरअप की। ठीक है, और स्टीरअप की अगर स्पेसिंग निकालनी हो, स्पेसिंग मैंने क्या बताया था, जैसे ये यहाँ पर एक स्टीरअप यहाँ पर लगा हुआ है, अगला यहाँ पर लगा हुआ है, अगला यहाँ पे लगा, तो ये इसकी स्पेसिंग है, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की, दो स्टीरअप्स के बीच के डिस्टेंस को स्पेसिंग बोलते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे कि कितनी दूरी पे लगने हैं स्टीरअप्स, इसके लिए ये क्राइटेरिया था, आइदर लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब इस केस में बी है हमारा लीस्ट लेटरल डायमेंशन विच इज 460, और 16 टाइम्स मेन डायमीटर। मेन डायमीटर 25 का था रेनफोर्समेंट का, और 16 मतलब ये 400 आ गया, या फिर 300 mm। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपका स्पेसिंग हो जाएगा। तो इन तीनों में 460, 400 और 300 में क्या मिनिमम है, 300। सो विल प्रोवाइड 8 mm डाया एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो 8 mm की सरिया है जो स्टीरअप्स हैं, जो कि 300 mm सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। देखो 8 mm की सरिया है और 300 mm की डिस्टेंस पे। आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। सो दिस इज द डिटेलिंग, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलम जिसका विड्थ है b, दिस इज इट्स डेप्थ 600। अब ये मैंने बोला था 12 नंबर ऑफ 25 mm बार्स, जो 12 बार्स हैं वो कैसे दिखेंगे आपको, वो आपको टॉप व्यू में ऐसे दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए 12 रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट्स लग गई। ठीक है, ये हो गया 12 नंबर ऑफ 25 mm डाया। नाउ स्टिरअप्स आप कैसे लगाओगे, ये आपका एक स्टिरअप है। ठीक है, और इसमें आपके ज्यादा कॉलम्स हैं तो इसमें अंदर की तरफ भी स्टिरअप्स लगाए हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ पर भी स्टिरअप आपको लगाना है। तो दिस इज लाइक 1, 2, 3, 4 लेग्ड स्टिरअप्स हैं। ठीक है, सो आपका ये स्टिरअप्स कितना आए थे मेरे, 8 mm डाया, ये निकाला मैंने जस्ट 8 mm डाया एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। सो 8 mm डाया एट 300 सेंटर टू सेंटर, ये आपका क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज योर डिटेलिंग। तो अगर आप इसको फ्रंट से देखें, 2, 3, 4 ये मेन एनफोर्समेंट्स लगी हैं। ठीक है, 4 उस तरफ से, 4 इस तरफ से, 4 इस तरफ से। तो ये आपको टॉप से देखोगे तो ये कैसे दिखेंगे, डॉट दिखेंगे ना, 1, 2, 3, 4 ये डॉट्स दिख रहे हैं इसलिए आपको। और जो मेन एनफोर्समेंट जो स्टिरअप्स है वो इसको बाइंड करेगी बाद में, 1,
2 3 इस तरीके से, ठीक है। जहां तक भी ये वाली स्टीरअप्स, और इसकी स्पेसिंग कितनी है, स्पेसिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 300 mm। तो ये वाला भी 300 mm पे है, फिर इसका अगला वाला जो है वो भी 300 mm पे होगा, ठीक है। तो आप 300 mm के डिस्टेंस पे ये स्ट्रिप्स लगाते चले जाएंगे नीचे और इनको बांटते चले जाएंगे मेन रेनफोर्समेंट। सो दिस इज योर डिजाइन फॉर अ कॉलम यूजिंग एलएसएम मेथड, ठीक है। यही डिजाइन तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो डिजाइन आता है, डिजाइन ऑफ कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल प्लस यूनी एक्सियल बेंडिंग। तो ये वाला जो केस है आपका एक्सियल प्लस यूनी एक्सियल बेंडिंग, ठीक है। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ये वाला केस है सिंपल। अगर ये इसका क्रॉस सेक्शन है कॉलम का, दिस इज योर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स, दिस वन इज योर वाई, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक्सियल लोड प्लस एक्सियल लोड तो लग ही रहा है, प्लस यूनी एक्सियल बेंडिंग भी हो रही है इसमें। यूनी एक्सियल मतलब कि एक एक्सिस में कहीं पे लाई कर रहा होगा, या तो ये एक्स एक्सिस पे लोड लग रहा होगा यहाँ इस पॉइंट पे, या तो वाई पे लग रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये एक्स एक्सिस पे लग रहा है तो इसमें इसेंट्रिसिटी कितनी है, ई वाई, इसेंट्रिसिटी ये वाई से इतनी दूरी पे है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ ई वाई, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सेस पे तो है, एक्स एक्सेस पे है, इसलिए इसको मैं यूनी एक्सेल बोल रहा हूँ, बट ये वाई एक्सेस पे नहीं लाई कर रहा लोड, ठीक है। तो यहाँ पर लोड लगा हुआ है पी, से कोई लोड यहाँ पर लग रहा है टॉप से, ठीक है, पी। तो ये क्या है, एक एक्सेस पे है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ यूनी एक्सेल बेंडिंग, ठीक है। ये ऐसा वाला केस है जिसमें एक एक्सेस पे लग रहा है। पहला वाला केस जो था वो एक्सेल ही था, उसमें यहाँ पर लोड लग रहा था बीचों बीच। अब इस वाले केस में किसी एक एक्सेस पे लग रहा है, मान लीजिए एक्स में लग रहा है, ये वाई पे भी लग रहा हो सकता था, हो सकता है कि वाई पे होता और एक्स से ये सेंट्रिक होता है ई एक्स डिस्टेंस पे, तो आप वो निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स डायरेक्शन हो या वाई डायरेक्शन हो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको एक इटरेशन चार्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि आपका गिवन है, ये आप नोट कर लीजिएगा जरूर से। इट इज गिवन इन एसपी 16, ठीक है। तो ये भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, एसपी जिसे बोलते हैं, एसपी 16 स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, सॉरी, ठीक है। ये एसपी 16 कोड होता है बेसिकली, जिसमें आपका ये गिवन है। तो ये इटरेशन चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का चार्ट होता है, आपको आपको गिवन होगा, ठीक है। अब इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यूनी एक्सियल बेंडिंग और एक्सियल लोडिंग प्लस यूनी एक्सियल बेंडिंग का केस हो, तो आपको जो चीजें नोन होंगी वो होगा, एक तो आपको अल्टीमेट लोड पता होगा, अल्टीमेट मूवमेंट पता होगा, साइज ऑफ द कॉलम पता होगा बी इंटू डी, ठीक है, और ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट एंड ग्रेड ऑफ द स्टील आपको पता होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या होगा इसमें, एरिया ऑफ द स्टील, एएससी मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एएससी आपको फाइंड करना पड़ेगा, सिंपल। तो ये चीजें नोन है, आपको एएससी निकालना है, ठीक है। अब इसके स्टेप क्या रहेंगे, फाइंड आउट, ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, पी यू अपन एफ सी के इंटू बी टी, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, विच विल बी योर वाई वैल्यू। वाई वैल्यू मतलब कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें एक्स वैल्यू है इधर को और वाई वैल्यू है ऊपर को, तो ये पी यू अपन एफ सी के बी टी जो है वाई वैल्यू है। तो ये आपको सब कुछ नोन है, आप इस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा कोई भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको एक्स वैल्यू निकालना, एक्स वैल्यू है एम यू अपॉन एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर, तो ये आपका एक्स पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट वाला है, देख लीजिए, ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इन दो के रिलेशन में आपको एक कर्व चूज करना पड़ेगा, ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ठीक है, आप देख रहे होंगे इसमें, ये आपको कर्व मिल जाएंगे उसमें 3 4 इस तरीके से बहुत सारे और भी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको इस वैल्यू के और इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये कर्व देखना पड़ेगा। और कर्व आप कैसे सिलेक्ट करोगे, कर्व आप सिलेक्ट करोगे बी डैश बाई बी वैल्यू से या डी डैश बाई डी वैल्यू से, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप चेक करोगे, ठीक है, कौन सा कर्व आपको चेक करना, मतलब ये जो ग्राफ है वो आप यूज करोगे इधर बी डैश बाई बी वैल्यू से या फिर डी डैश बाई डी वैल्यू से, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और ये जो ग्राफ आप चूज करोगे, कौन सी लाइन चूज करोगे वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा पी परसेंटेज ऑफ स्टील अपॉन एफ सी के, इससे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0.089 लिखा है, 0.090 लिखा है, 1 लिखा है, समथिंग समथिंग अलग अलग वैल्यू लिखा है, तो आपकी जो वैल्यू आ रही होगी
परसेंटेज ऑफ स्टील अपॉन एफसीके की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आप लाइन चूज करोगे आप। मान लो ये वाली लाइन आपने चूज कर ली, ठीक है, ये वाली लाइन आपने चूज कर ली, ये वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आप यहाँ ले जाओगे इस लाइन पे, और यहाँ से इस लाइन से यहाँ पे लाओगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यूज पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आप देखिए, बेस्ड ऑन एक्स एंड वाई वैल्यू रीड पी अपॉन एफ सी के, तो पी अपॉन एफ सी के की वैल्यू फ्रॉम इटरेशन चार्ट से आप पढ़ लेंगे कौन से वाले में ये लाई कर रहा है, तो वो आपका मिल जाएगा। तो इसका पी अपॉन एफ सी के का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज नथिंग बट योर परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है, एरिया ऑफ स्टील अपॉन टोटल स्टील इंटू 100, इसी को तो परसेंटेज ऑफ स्टील बोलते हैं। टोटल स्टील का एरिया अपॉन टोटल एरिया इंटू 100, इसकी परसेंटेज ऑफ स्टील हो गया। दिस इज नथिंग बट के इंटू एफ सी। तो आपको अल्टीमेटली निकालना क्या था, एएससी निकालना था, तो आप इस फॉर्मूले में रख लो, एएससी विल बी परसेंटेज ऑफ स्टील इंटू बीडी। मतलब बेसिकली कंफ्यूज मत होइए आप, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है, कितना स्टील है, पी इक्वल्स टू एएससी अपॉन द ग्रॉस एरिया बीडी इंटू 100, यही तो होता था। तो आपको क्या निकालना, अल्टीमेटली आपको एएससी निकालना, आप एएससी निकाल लेना, क्योंकि आपको भी ये पी पता चल जाएगा, पी अपॉन एफसी का आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, सिंपल आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फिर इसके बाद आप स्टीरअप डिजाइन करोगे, वो सेम चीज है, पाई मेन बाई 4 और 6 mm, और स्पेसिंग निकालनी है उसकी, लीस्ट लेटर डायमेंशन 16, डायमीटर 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, और 300 mm, विच एवर इज लेस, इन तीनों में जो भी लेस होगा वो स्पेसिंग का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपली डिजाइन कर लोगे, बट यू विल हैव टू हैव दिस इटरेशन चार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसको करने के लिए आपको ये इटरेशन चार्ट की जरूरत पड़ेगी, जो आपको एसपी 16 में गिवन होगा, राइट। तो एग्जाम में कभी कभी आपको या तो एसपी 16 का वो ग्राफ आपको यूज करना पड़ेगा, इटरेशन चार्ट, नहीं तो आपको वो हो सकता है कि पी अपॉन एफ सी के की वैल्यू खुद ही बता दे। तो अगर ये वैल्यू उसको आपने उसने आपको बता दी, तो आप एएससी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। हालांकि आपको ये चार्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये चार्ट अवेलेबल करवाया जाएगा एसपी 16 का फॉर डिजाइनिंग द कॉलम। तो ये वाला केस था एक्सियल प्लस यूनी एक्सियल लोडिंग, ठीक है। अब थोड़ा इटरेशन चार्ट के बारे में देख लेते हैं कि कैसा ये चार्ट होता है। ये मैंने बताया था, ये कर्व होता है इस तरीके का, ठीक है। ये पी यू अपॉन एफ सी के वाई एक्सिस में होता है, और एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर एक्स एक्सिस में होता है। तो इसमें 3 रीजन होते हैं, एक तो ई मिनिमम वाला रीजन होता है, रीजन 1, रीजन 2 होता है कंप्रेशन रीजन, और रीजन 3 होता है टेंशन रीजन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, फॉर अ कॉलम ऑफ साइज बी डी एंड फिक्स्ड एरिया ऑफ स्टील एएससी, पी अपॉन एफ सी के, जो पी अपॉन एफ सी के की वैल्यू ये होती है, पी अपॉन एफ सी के की वैल्यू, मतलब ये तो मैंने एक ही लाइन दिखा रही है, ऐसी कई सारी लाइंस हो सकती हैं किसमें, ग्राफ में, ठीक है। तो जो भी होगा पी अपॉन एफ सी के हम लोगों का आ जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टील अपॉन एफ सी के, वी गेट वन लाइन ऑन इटरेशन चार्ट। ये मान लीजिए एक लाइन मिल गई हमें ये इस तरीके की। अब इस प्रोफाइल को पढ़ना है हम लोगों ने कि ये इस तरीके का कैसा प्रोफाइल है, ठीक है, ये प्रोफाइल मूव कैसे कर रहा है ये हम लोगों को देखना है। सो आपको पता है पी यू जेड, देखो पी यू होता था अल्टीमेट लोड, और जेड हमने लगा दिया, तो जेड मतलब है मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। एक तो पी यू होता था जो अल्टीमेट लोड होता था, ठीक है, पी यू अल्टीमेट लोड वो होता था जो कॉलम पे पड़ रहा है लोड, और पी यू जेड जहां पर लिखा है वो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि ये अधिकतम क्षमता है उस कॉलम को झेलने की, मतलब उस लोड को झेलने की, कितना लोड झेल सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड हमारा मान लीजिए 500 है और कॉलम हमारा झेल सकता है 600, तो पी यू जेड जो है वो 600 है, वो ये मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इसके बाद ये फेल हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम व्हेन मूवमेंट इज 0, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी यू जेड, सेम फॉर्मूला है 0.45 एफ सी के प्लस 0.75 एफ वाई ए एस सी, वहां पर हम लोग 0.67 यूज कर रहे थे, यहाँ पर ये क्या है 0.75, और ये वहां पर 0.4 था, 0.45 है, ठीक है। तो पी यू जेड है, ये मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ये आ गई पी यू जेड, पहली चीज तो ये आ गई। अब देखिए रीजन 1, ये वाला रीजन जो है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड रीजन 1, ये वाला रीजन 2 है, और ये वाला रीजन 3 है। तो यहाँ तक का क्या होता है, रीजन 1 तक का हम लोग कर्व, हमारा कर्व कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ऐसे चलता है और फिर एकदम शार्प बेंड लेके वापस आ जाता है। तो ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है, इससे ऊपर से नहीं शुरू हो रहा है, ये रीजन है हमारा मिनिमम इसेंट्रिसिटी का, जो हम लोग मिनिमम इसेंट्रिसिटी देते हैं लेस देन मिनिमम इसेंट्रिसिटी वैल्यू, ठीक है। कॉलम इज सब्जेक्टेड टू लेस देन मिनिमम इसेंट्रिसिटी वैल्यू, मिनिमम इसेंट्रिसिटी वैल्यू कितनी है 20 mm,
ठीक है, ये उससे कम वाला रीजन है, 20 mm से कम वाला, तो हम लोगों को इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोड ने बोला है 20 mm इसेंट्रिसिटी से ज्यादा ही रखनी है आपको, उससे कम आप नहीं रख सकते। तो ये रीजन 1 आपका हो गया मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला केस। ठीक है, तो इस वाले रीजन में सिर्फ कंप्रेशन स्ट्रेस लग रहा होता है कॉलम पे। ठीक है, और दूसरा रीजन है कंप्रेशन कंट्रोल रीजन, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन में क्या हो रहा है, कंप्रेशन जो है वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इस केस में क्या हो रहा होता है, देखिए ये आपका एक सेक्शन है, ये आपका डायरेक्ट कंप्रेशन है, बेंडिंग कंप्रेशन है, इस वाले में आपका कंप्रेशन हावी हो रहा है, इसमें कंप्रेशन ज्यादा है, तो कंप्रेशन मतलब पॉजिटिव, टेंशन मतलब नेगेटिव, जैसे मैंने बताया था। तो इसमें आपका मैक्सिमम क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, तो ये आपको पॉजिटिव ही आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस आपका सेक्शन से बाहर लाई कर रहा है इसमें। तो आप देखोगे कंप्रेशन में ही आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कंप्रेशन नहीं आ रहा है, तो इसलिए कंप्रेशन रीजन कंट्रोल रीजन बोलते हैं। The entire column section shall be in compression। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस लाई आउटसाइड कॉलम सेक्शन से बाहर न्यूट्रल एक्सिस है। इस केस में ECH जो मैंने बताया था, ESCH is 0.035 minus 0.75 ESCL, सेम अभी जो हमने पढ़ा था। एंड इफेक्ट ऑफ लोड एंड मूवमेंट आर इक्वली हाई, दोनों चीज इफेक्ट ऑफ मूवमेंट और लोड दोनों हाई होते हैं। इस वाले केस में क्या था, PU का जो इफेक्ट था, लोड का जो इफेक्ट था, वो इफेक्ट ऑफ MU से ज्यादा था। ठीक है, इस केस में दोनों का इफेक्ट हाई रहता है। इफ लोड वैल्यू आर रिड्यूस, मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे हम लोड को रिड्यूस करेंगे तो मूवमेंट उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई रीजन 2 की। अब आता है रीजन 3, इसको बोलते हैं टेंशन कंट्रोल रीजन। इस वाले में टेंशन प्रिडोमिनेंट हो जाता है। अब देखिए इस वाले में क्या होता है, फिर से देखिए, इन दिस केस द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट इज मोर एज लोड वैल्यूज आर लेस, तो लोड वैल्यू के कम होने लगती है और मूवमेंट बढ़ने लगता है, मूवमेंट का इफेक्ट बढ़ने लगता है। अब देखिए ये वाला है आपका P/A डायरेक्ट कंप्रेशन, ये बेंडिंग वाला है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि टेंशन वाला ज्यादा बढ़ जाता है। टेंशन क्या होता था हम लोगों का, नेगेटिव, तो इस वाले में हमारा पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया, उस वाले में सिर्फ पॉजिटिव आया था। देखिए इसमें सिर्फ कंप्रेशन आ रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस रीजन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेक्शन के अंदर ही है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द सेक्शन। देखिए तभी क्या हो रहा है, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ पहले इस तरीके से जा रहा था, फिर अचानक से बेंड हो गया अंदर की तरफ, है ना, तो ये टेंशन कंट्रोल रीजन आ गया, यहाँ पर टेंशन ज्यादा है। सो लिखा भी है टेंशन स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द सेक्शन, तो टेंशन स्ट्रेसेस डेवलप होने लगेंगे विद रिडक्शन ऑफ लोड, इवन मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी आल्सो रिड्यूसेस, तो मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन कर्व टेक्स अ इनवर्ट डायरेक्शन, इसी रीजन की वजह से कर्व का इनवर्ट डायरेक्शन आता है, मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है ना। अब देखिए इस वाले में आप, ये क्या है, मूवमेंट तो है MU, तो जब ये कैपेसिटी MU की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ये ग्राफ भी कम दिखने लगेगा आपको। ठीक है, जैसे जैसे इधर जाएंगे मूवमेंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अंदर की तरफ आएंगे मूवमेंट घटता जाएगा, यही चीज एक्सप्लेन की है इसमें। ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेन इज 0.0035 बिकॉज बेंडिंग होती है इसमें। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन ये रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द सेक्शन, तो न्यूट्रल एक्सिस भी सेक्शन में लाएगा। सो ये चीज है इसमें। ठीक है, ये सारे प्रोविजन हो गए यूनि एक्सिल बेंडिंग के, एक्सिल प्लस यूनि एक्सिल बेंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आएगा आपका डिजाइन ऑफ अ कॉलम सब्जेक्टेड टू बाई एक्सिल बेंडिंग। ठीक है, बाई एक्सिल में क्या होगा आपका, मे बी जो ये बाई एक्सिल वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में ये बाई एक्सिल बेंडिंग भी आपको बताऊंगा, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ आप प्रोविजन पढ़ लें कोड के, कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाई एक्सिल बेंडिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज योर सेक्शन। तो बाई एक्सियल है, बाई एक्सियल का मतलब क्या है, सब्जेक्टेड टू बाई एक्सिल बेंडिंग, मतलब कि दोनों एक्सिस में ये लाई नहीं कर रहा है, मतलब कि बाई एक्सिल बेंडिंग मतलब दोनों एक्सिस में इसकी, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, लोड कहीं यहाँ लग रहा है, तो ये एक्स से भी सेंट्रिक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी सेंट्रिक है, और ये वाई में भी सेंट्रिक है, वाई। ठीक है, दिस वन विल बी ई वाई, सेंट्रिसिटी इन वाई corresponding to y। ठीक है, आप देखिए, तो ये क्या है, इसलिए इसको बाई एक्सियल बोल रहे हैं, क्योंकि इस एक्सिस में भी और इस एक्सिस से भी ये हटके है यहाँ से। ठीक है, इसमें भी सेंट्रिसिटी आ रही है, इसमें भी सेंट्रिसिटी आ रही है, तो ये किस तरीके की बेंडिंग है, बाई एक्सियल टाइप बेंडिंग है।
ठीक है, दोनों एक्सेस में, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी ये बेंड करेगा। उस वाले में हम लोगों का क्या हो रहा था, इससे पहले वाले केस में मैंने जैसे आपको बताया था, यूनी एक्सेल में क्या हो रहा था आपका, मान लीजिए लोड आपको यहाँ लग रहा है, आपका लोड यहाँ लग रहा है, तो आपको बेसिकली ये किस तरफ को झुकेगा, आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कोई लोड यहाँ को लगेगा तो किस इस तरीके से इस तरफ को झुकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ये वाली पोर्शन नीचे आएगा और ये वाला लिफ्ट होने लगेगा, है ना, तो यहाँ कंप्रेशन ज्यादा आएगा, यहाँ पर टेंशन आएगा, इसलिए। और वाई वाले में अगर यहाँ लग रहा होता तो इस तरफ कंप्रेशन आता है, इस तरफ टेंशन आता है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, देखिए इस वाले में आपका बाई एक्सेल बेंडिंग हो रही है, बाई एक्सेल मतलब कि दोनों एक्सेस में हो रही है, वाई एक्सेस में भी हो रही है बेंड और एक्स एक्सेस में भी हो रही है। ठीक है, अभी जरूरी नहीं कि दोनों बराबर पे ही हो, ठीक है, हो सकता है वाई वाली एक्सेस में ज्यादा बेंडिंग हो रही हो और ये एक्सेस में कम हो रही हो, या फिर एक्स वाले एक्सेस में ज्यादा बेंडिंग हो रही हो, वाई में कम हो रही हो, तो कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे बाई एक्सेल बेंडिंग का केस, जिसमें दोनों तरफ बेंडिंग हो रही हो, तो इसको बोलेंगे बाई एक्सेल बेंडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, प्लस मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा कि बाई एक्सेल, यूनी एक्सेल और एक्सेली लोडेड कॉलम को आप कैसे डिजाइन, एक्सेली लोडेड तो हमने देख लिया बेसिकली, बाई एक्सेल और यूनी एक्सेल बेंडिंग वाले केसेस को हम कैसे कॉलम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, मतलब इसमें आपके 2 लेक्चर्स और रहेंगे, कल मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ये वाला पोर्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक न्यूमेरिकल हम लोग इसमें देखेंगे, और जो थर्ड क्लास होगी उसमें हम लोग और ज्यादा कुछ इस पे बेस्ड डिजाइन देखेंगे, और भी कोई कॉलम्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिकॉज एग्जाम में ज्यादातर कोड प्रोविजन से ज्यादा आपका न्यूमेरिकल वगैरह ही सॉल्व करने को आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए हम इतने रहेंगे, जस्ट स्टॉप शेयरिंग। Alright, so maybe tomorrow I'll take one more class. यही इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे, और एक क्लास और लेंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें अभी आपको बता रहा था। ठीक है, और एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे, मैं आपको कुछ दिन का टाइम दूंगा, 1 या 2 दिन का कुछ असाइनमेंट आपको दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, जिसको जो भी डाउट होगा देन दे कैन आस्क। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा एज यूजुअल। Okay, thank you for joining class. Thank you, sir. Thank you.